यह मीनाक्षी की जिंदगी का वो दौर था जब उसकी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल तेजी से खत्म हो रहा था और भविष्य के सपने उसकी आंखों में चमक रहे थे। वह एक होशियार छात्रा थी जो अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरने के साथ साथ अपने दिल में एक मीठा राज भी छुपाए हुए थी। एक ठंडी शाम जब मीनाक्षी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तो बाहर ड्राइंग रूम से आ रही आवाजों ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसके माता पिता और बड़े भाई की बातचीत का केंद्र उसका भविष्य था। कुछ ही देर बाद मां ने उसे बुलाकर साफ शब्दों में बता दिया, बेटी, तुम्हारी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे हैं। अब जब भी कोई अच्छा और शुभ रिश्ता आएगा, हम और देर नहीं करेंगे और तुम्हारी शादी कर देंगे। ये शब्द मीनाक्षी के कानों में सीसे की तरह उतरे और उसकी दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं। उसके चेहरे पर तुरंत परेशानी और डर के बादल छा गए। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा घूम रहा था, उसका क्लासमेट विशाल। वह उसे दीवानगी की हद तक पसंद करती थी और अब तक घर वालों की हर बात को महज अभी पढ़ाई करनी है का बहाना बनाकर टालती आई थी। वह ये बात जानती थी कि विशाल भी उससे उतनी ही गहरी मोहब्बत करता है। यह उनका गुप्त वादा था जिसे वे दुनिया से छुपाकर रखे हुए थे। मीनाक्षी की विशाल से पहली मुलाकात 4 साल पहले जयपुर के एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले साल में हुई थी। यूनिवर्सिटी का बड़ा कैंपस, नई क्लासें और अनजान चेहरे, सब कुछ नया और रोमांचक था। शुरू के महीनों में मीनाक्षी अपनी पढ़ाई में मग्न थी और विशाल भी अपनी दुनिया में। दोनों एक दूसरे के दिलों के जज्बातों से बिल्कुल अनजान थे। उनके बीच सिर्फ एक औपचारिक जान पहचान थी जो एक ही क्लास में होने की वजह से जरूरी थी। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। उन्हें जल्द ही एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने की जिम्मेदारी मिली। उनकी पहली गंभीर बातचीत उसी प्रोजेक्ट के दौरान हुई। घंटों लैब में एक साथ काम करना, एक दूसरे के विचारों को समझना और फिर हंसी मजाक में बदल जाने वाली यह मेहनत जल्द ही गहरी दोस्ती में बदल गई। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी उनकी मुलाकातें और बातचीत जारी रही। वे एक दूसरे के लिए वक्त निकालते और यह दोस्ती धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। वक्त गुजरने के साथ उनका प्यार बढ़ाता गया और उनका संबंध महज दिन की औपचारिक मुलाकातों तक सीमित न रहा। धीरे धीरे वे लोग रात रात भर मोबाइल पर बातें करने लगे। उनकी आवाजें एक दूसरे के लिए सुकून का कारण बन गईं। कॉलेज में एक दूसरे की तलाश, छुप छुप कर की जाने वाली मुस्कुराहटें और लंबी राजदारी की बातचीत उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। फिर जब दूरी असहनीय होने लगी, तो कुछ ही वक्त गुजरने के बाद उनकी गुप्त मुलाकातें भी शुरू हो गईं। विशाल और मीनाक्षी अब यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने जुलने लगे थे। ये एक बहुत बड़ा कदम था जो मीनाक्षी ने अपने घर वालों के सख्त नियमों के खिलाफ उठाया था। वह हमेशा एक ही पुराना मगर कारगर बहाना इस्तेमाल करती थी। वह घर वालों के सामने यह कहकर निकलती कि उसे अपनी जिगरी सहेली पार्वती के घर जाकर उसके साथ परीक्षाओं की तैयारी करनी है। पार्वती उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और विशाल के बारे में कुछ हद तक जानती थी, हालांकि वह उनके संबंध की गहराई से वाकिफ नहीं थी। पार्वती के घर जाने के बहाने मीनाक्षी वहां से निकलकर विशाल के साथ शहर के खूबसूरत स्थानों का रुख करती। कभी वे दिल्ली हाट के रंगीन माहौल में लंच करते और ढो किनारे बैठकर चाय पीते, तो कभी ऐतिहासिक लाल किले की तरफ अपनी गाड़ी पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। वे हर उस पल को जीने की कोशिश करते जो उन्हें अपने सख्त पारिवारिक माहौल से दूर एक दूसरे के साथ मिल पाता था। ये पल उनके लिए कीमती थे, लेकिन मीनाक्षी के दिल में हमेशा घर वालों से छुपाने का डर लगा रहता था। जब मीनाक्षी ने घर वालों से शादी की बात सुनी, तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब उन्हें अपने संबंध को एक स्थायी रूप देने की जरूरत है। उसने तुरंत विशाल से अपनी परेशानी का जिक्र किया और शिद्दत से अनुरोध किया, विशाल, प्लीज, तुम अपने माता पिता को मेरे रिश्ते के लिए तुरंत मेरे घर भेज दो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। वे जब भी मिलते, मीनाक्षी की पहली बात यही होती कि क्या उसने अपने घर वालों से इस बारे में बात की है या नहीं। मीनाक्षी की आंखों में एक उम्मीद होती थी
लेकिन विशाल का रवैया अक्सर टाल मटोल वाला होता। मीनाक्षी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं बात कर लूंगा ना, मुझ पर विश्वास रखो। विशाल हर बार उसे इसी तरह झूठी तसल्लियां देता। उसके शब्दों में एक अजीब सी लापरवाही थी, लेकिन मीनाक्षी उसकी अंधी मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी कि उस पर अंधा भरोसा करके उसकी हर बात मानती चली गई। वह इस खुशफहमी के दलदल में थी कि विशाल उसके साथ अत्यंत ईमानदार है और शादी सिर्फ उसी से करेगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कद्दुवी और भयानक थी। विशाल ने एक शाम उसे अचानक एक गुप्त रात की मुलाकात का कहा, मीनाक्षी, देखो, इस इतवार को तुम घर पर कंबाइंड स्टडीज या इम्तिहानों की तैयारी का बोलकर पार्वती के घर रात रुकने का बहाना बनाना। मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। अभी तो 3 रोज तक मैं भी अपने कजन की हल्दी और संगीत की रस्मों में मसरूफ हूं, लेकिन इतवार को शादी से फारिग होते ही मैं तुम्हें पार्वती के घर से ले आऊंगा। मीनाक्षी की आंखों में चिंता और डर की लहर दौड़ गई। वह अपने घर के संस्कारी माहौल से बाखूबी वाकिफ थी। उसकी फैमिली बिल्कुल भी आजाद ख्याल नहीं थी और उनके सख्त नियम थे। वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो बाद में उसे सारी जिंदगी पछतावे का कारण बन जाए। लिहाजा उसने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन दिल ही दिल में वह विशाल को खोने से भी डरती थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती विशाल। पहले तुम अपने घर वालों को मेरे घर शादी का रिश्ता लेकर तो भेजो, बाकी बातें बाद में होंगी। विशाल ने यह सुनकर तुरंत उसे उल्टा इल्जाम दिया। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, जो एक ही जिद लगाए बैठी हो। अरे बाबा, मुझ पर भरोसा रखो, कहा ना, बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को तुम्हारी तरफ भेजूंगा। फिर क्यों फिक्र करती हो? मीनाक्षी ने अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की। विशाल, तुम क्यों मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे? तुम तो एक लड्ढके हो, तुम्हें कोई गलत नहीं कहेगा। कल को सब मेरी ही इज्जत और किरदार पर उंगली उठाएंगे। उसके लहजे में विनती थी। विशाल ने उसे और चिकनी चुभती बातों में फंसाना चाहा। तुम्हें लगता है कि मैं यह सब इतनी आसानी से होने दूंगा? किसकी जुर्रत होगी मेरी मोहब्बत पर उंगली उठाए? तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी ही घर वालों को भेजता हूं। बस तुम इतवार को मुझसे मिलने के लिए तैयार रहना, बाकी बातें बाद में होंगी। यह कहकर विशाल ने मीनाक्षी को उसके हाल पर छोड़ा और बाकी क्लासेस लिए बिना ही यूनिवर्सिटी से चला गया। बहाना यह किया कि उसे शादी की शॉपिंग करनी है और वह अब कुछ रोज यूनिवर्सिटी नहीं आएगा क्योंकि उसके कजन की शादी है। उसके जाते ही मीनाक्षी का दिल संदेहों और बेचैनी से भर गया। अगले ही रोज दोपहर में क्लासेस के बाद जब मीनाक्षी यूनिवर्सिटी से निकल रही थी, तो विशाल के दोस्त करण ने उसका रास्ता रोक लिया। करण, जो अक्सर विशाल के साथ ही दिखाई देता था, उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। विशाल तो वैसे भी गैर हाजिर था। मीनाक्षी को लगा उसने विशाल के बारे में ही कोई पैगाम देना होगा, शायद इतवार वाली मुलाकात के सिलसिले में। उसके राजदार तरीके को देखकर वह खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी में बैठो मीनाक्षी, फिर तुम्हें सब बताता हूं। वह उसे पार्किंग की तरफ ले गया और अपनी कार में बैठने के लिए कहा। बात क्या है, ये तो बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। विशाल तो ठीक है ना? मीनाक्षी की बेचैनी बढ़ चुकी थी। सब ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, फिर आराम से बात करते हैं। मीनाक्षी ने उस पर भरोसा करते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। करण कुछ बता भी तो नहीं रहा था। अब जल्दी से बताओ, बात क्या है? मीनाक्षी ने गाड़ी में बैठते ही फिर से सवाल किया। सब्र रखो, थोड़ी ही देर में सब पता चल जाएगा। करण ने यह बात कहते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक असामान्य खामोशी छा गई। मीनाक्षी की फिक्र अब डर में बदलने लगी थी। करण, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मीनाक्षी को उसकी लगातार खामोशी और आम दिनों से बहुत अलग बर्ताव खलने लगा था कि आखिर बात क्या है। वह फिर भी न बोला और खामोशी से ड्राइव करता रहा। आखिर कुछ देर की लंबी दूरी तय करने के बाद वह उसे शहर से बाहर एक सूने फार्म हाउस पर ले आया था। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो करण? कुछ बताते क्यों नहीं हो? मीनाक्षी अब गुस्से से चिल्ला उठी थी। उसकी आवाज में बेबसी थी। अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
करण की बात सुनकर मीनाक्षी के दिल में एक अजीब अंदेशा पैदा हुआ कि उसने यहां करण के साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम मुझे वापस छोड़ दो। मीनाक्षी ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया और वापस जाने की जिद लगा ली थी। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। करण ने मीनाक्षी की बात सुनकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। मीनाक्षी बहुत खौफजदा हो गई थी, लेकिन उसे उसके सामने कमजोर भी तो नहीं पड़ जाना था। लिहाजा उसने दिल को समझाया और खुद को मजबूत जाहिर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस अंदाज में बात करने की? रुको, मैं अभी विशाल को फोन करती हूं और वह खुद तुम्हें देख लेगा। उसकी धमकी के जवाब में मीनाक्षी ने तुरंत पर्स से अपना मोबाइल निकाल लिया और विशाल को कॉल करने ही वाली थी कि करण ने एक झटके में उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। फिर कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना वह उसे बाजू से पकड़ ढाकर गादी से घसीटते हुए अंदर ले गया। करण, ये क्या बदतमीजी है? मीनाक्षी ने गुस्से और बेइज्जती के आलम में चीखकर कहा। करण ने कमरे में ले जाकर जैसे ही मीनाक्षी के बाजू को अपनी गिरफ्त से आजाद किया, वह जोर से चिल्लाई और साथ ही गुस्से के आलम में उसके रुखसार पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। वह थप्पड़ की गूंज में अपने रुखसार पर हाथ रखकर बेयकीनी से उसे देखता रहा, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ कहे बिना उसने कोट की जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। विशाल ने तुमसे मिलने के लिए बोला है ना, ये गलती हरगिज न करना, वरना बहुत पछताओगी। करण ने वह लिफाफा उसे थमाते साथ ही सवाल किया तो लिफाफे से निगाह हटाए मीनाक्षी अब उसे देखने लगी। मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की हरगिज जरूरत नहीं है। बेहतर है तुम अपने काम से काम रखो। मीनाक्षी ने उसका दिया हुआ लिफाफा खोले बिना ही मेज पर पटकते हुए उसे तुरंत जवाब दिया। उसके लहजे में घुरूर और गुस्सा था। वह तुमसे शादी नहीं करेगा, वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुद्दा कर भी नहीं देखेगा और तुम बहुत पछताओगी। करण ने विशाल की हकीकत को मीनाक्षी पर जाहिर किया, लेकिन मीनाक्षी की आंखों पर तो विशाल ने अपनी मोहब्बत की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उसे उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। फिर कैसे वह करण की बात पर यकीन करती? जानती हूं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तुम सिर्फ विशाल से जलते होकर यह सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से याद है कि तुम मुझसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बजाय विशाल का चुनाव किया था, इसलिए तुम इस बात का बदला निकाल रहे हो। मीनाक्षी ने उसकी किसी भी बात पर यकीन करने की बजाय उसे ही गलत करार दे दिया। जानता था कि तुम एक बेवकूफ लड़की होगी, मगर इस कदर बेवकूफ होगी इस बात का अंदाजा नहीं था। एक इंसान तुम्हें खाई में गिरने से बचा रहा है, मगर तुम हो कि अंधी खाई में गिरने को जिद पर अड्डी हो। मीनाक्षी, खुशफहमियों के दलदल से निकल आओ, क्योंकि जो मैं बता चुका हूं वही सच है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो पहला सबूत इस लिफाफे में बंद पड्ढा है। करण का लहजा अब अत्यंत गंभीर और दर्द भरा था। जब करण ने उसे वह लिफाफा खोलने का जोरदार इशारा किया तो मीनाक्षी ने बिना देरी किए वह लिफाफा खोला। अंदर से चंद तस्वीरें बरामद हुईं, जिन्हें देखकर तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। वे विशाल की और विभिन्न लड़कियों की करीबी आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों की प्रकृति ऐसी थी कि इन्हें देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि विशाल इन संबंधों में कितना गहरा था। मीनाक्षी को हैरानी तो इस बात पर थी कि करण के पास ये तस्वीरें कहां से आईं। उसे अब भी शक था कि कहीं ये करण की कोई साजिश न हो उसे विशाल से बदजन करने के लिए। घटिया इंसान, कैसे दोस्त हो तुम कि अपने ही दोस्त की मोहब्बत के दुश्मन बन गए हो? शर्म आ रही है कि नहीं? क्यों कर रहे हो यह सब ड्रामा? मीनाक्षी ने अपने मानसिक बचाव में फिर से करण पर इल्जाम धरने लगी। मुझे शर्म क्यों आएगी? इसलिए कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यह तो डूब मरने का है, लेकिन उन लॉ डचकियों के लिए जिनकी ये तस्वीरें हैं, उनके माता पिता उन पर कितना भरोसा करते होंगे। इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूं कि इस शातिर इंसान के मोहब्बत के धोखे से निकल आओ, वरना इन तस्वीरों में जल्द ही तुम्हारी तस्वीरें भी शामिल होंगी और तुम्हारी जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा।
करण बोलता जा रहा था और मीनाक्षी उसे हैरानी के साथ खड्डी चुपचाप सुनती जा रही थी। वे तस्वीरें देखकर पहले तो वह यही समझी थी कि शायद करण कोई गेम खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वह तो उसका शुभचिंतक था। उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। वह वहां खड्डाहा उसे उस गलती पर डांट रहा था। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पूछोगी नहीं, ये तस्वीरें मेरे पास आईं कहां से? मीनाक्षी को हैरत का पुतला बना देख करण ने उससे पूछा। ये तस्वीरें मैंने नहीं, बल्कि विशाल ने ली हैं, और जानती हो उसने ये तस्वीरें क्यों ली हैं? करण ने मीनाक्षी को दोनों कलाइयों से पकड़ ढाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर एक नया खौफनाक खुलासा किया, तो उसे अपनी सुनवाई पर यकीन न आया। झूठ बोल रहे हो तुम। विशाल ऐसा कर ही नहीं सकता, और वह भला ऐसा क्यों करेगा? मीनाक्षी ने अभी भी सारा इल्जाम करण पर गिराकर उसे ही कसूरवार ठहराया कि गलत विशाल नहीं है, बल्कि तुम हो जो ये झूठी तस्वीरें पेश करके उसकी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो। तुम जैसी लड्ढकियां ही होती हैं जो खुद अपनी जिंदगी तबाह कर लेती है। कल शाम मैं विशाल के साथ ही था, उसकी गाधी में। हम एक दोस्त की तरफ गए थे। रास्ते में वो एक दोस्त से मिलने के लिए गाधी से उतर गया और मैं कॉल पर एक दोस्त के साथ बात करने में मसरूफ हो गया। बात करते करते अचानक से मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी ही। वहां यह लिफाफा पड़ा था। मैंने बात करते करते यूं ही यह लिफाफा उठा लिया और जब उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गया। जानती हो विशाल ने यह सब क्यों किया? क्योंकि वह तुम्हारी तरह इन लड़डौचकियों से भी कोई मोहब्बत नहीं करता। हाँ, प्यार का दावा जरूर करता होगा। जब ही वह लड्ढकियां विशाल के इतना करीब आई होंगी कि अब वह उसके हाथों की कठपुतली बनी बैठी है। वह उन्हें इन तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता है और अपने इशारों पर नचाता है। ये सारी बातें खुद विशाल ने मुझे बताईं। जब मैंने इन तस्वीरों के बाबत उससे पूछा तो उसने यह सब कुछ मुझे बताया। करण का लहजा अब अफसोस और गुस्से का मिश्रण था। तुम्हारे साथ भी वह महज वक्त गुजारी कर रहा है। तुमसे भी एक मुलाकात करेगा, गुप्त तस्वीरें बनाएगा और फिर कल को ब्लैकमेल करेगा। यह तस्वीरें उसने ब्लैकमेल करने के लिए ही रखी हैं कि जब उसे इन लड्डेचकियों को अपने इशारों पर नचाना होगा, वह इन तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी हर बात बासानी मनवा सकेगा। फिर चाहकर या न चाहकर वह उसकी हर गलत बात भी मानती चली जाएंगी कि कहीं विशाल उनकी यह तस्वीरें घर वालों से साझा न कर दे। और फिर उन्हें यह डर लगा रहेगा कि घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। इसलिए उसकी हर नाजायज बात भी मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ आज तक नहीं आई कि जिस चीज से लड़कियां अपना सब कुछ गंवाने के बाद डरती हैं, गलती करने से पहले यह डर कहाँ चला जाता है? वह क्यों इस कदर बेबाक हो जाती हैं कि घर वालों की इज्जत को तो छोड़ दो, अपनी इज्जत ही नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बाद में पछताने से क्या हासिल? अगर पहले ही आंखें खुली रखती तो किसकी जुर्रत हो ऐसी हरकत करे। लेकिन तुम जैसी लाडकियां विशाल जैसे लड्ढकों की मोहब्बत के झांसे में आकर उन्हें खुद मौका फराहम करती हैं। क्या बैल मुझे मार, फिर बाद में रोना तो ना कैसा? तुम्हें क्या लगा था मैं भी तुम्हारे इस 2 नंबर हीरो की तरह हूं जो यहां तुम्हें लाकर उसके जैसी घटिया हरकत करूंगा? मैंने जैसे ही महसूस किया कि विशाल तुम्हारी तरफ और तुम विशाल की तरफ कदम बढ़ा रही हो, मैंने तब तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि जायज नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें भरोसे में लेकर विशाल की हकीकत के बारे में आगाह करना चाहता था। जब तुमने वह हाथ झटक दिया तो मैंने तुम्हारी दोस्त पार्वती के जरिए तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि जहां तुम्हारे कुदम जरा से लड खद्दाए तुम बहुत बुरा फंसोगी। तुम्हें तो बस यही लग रहा था कि एक विशाल ही पूरी दुनिया में ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तुमने पार्वती से दोस्ती तोड़ने की बात की तो मैंने उसे खामोश करवा दिया कि वह अब तुमसे कुछ न कहे। कम से कम उसके जरिए मुझे तुम्हारे बारे में पता तो चलता रहे। दूसरी तरफ तुम इस शख्स पर भरोसा करके अंधी खाई में कूदने को तैयार हो गई। पार्वती ने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली आजाद ख्याल नहीं है और अगर उन्हें भनक भी पड़ी डीडीएच गई कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो तुम्हारी खैर नहीं।
अगर उन्हें यह सब पता चल गया तो शायद तुम्हारे भाई गैरत के नाम पर तुम्हारा कत्ल ही कर डालें। करण अच्छी खासी भद्दास निकालने के बाद खामोश हो गया था और मीनाक्षी खामोशी की तस्वीर बने थरथराते हुए आंसू बहाने में मसरूफ थी। उसकी आंखों से निकलते आंसू उसकी नादानी और बेबसी का इकरार थे। वह ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा है वह मुझसे शादी करेगा और बहुत जल्द वह अपने घर वालों को भी मेरे घर रिश्ते के लिए भेज देगा। मीनाक्षी ने कर्ण की इतनी बातें सुनने के बाद भी हल्की सी उम्मीद दिल में रखते हुए विशाल की तरफदारी की। एक आखिरी कोशिश कि शायद उसका यकीन न टूटे। जवाब में करण ने मीनाक्षी की बात पर तिरस्कार भरी हंसी हंसा। कोई इस कदर मूर्ख कैसे हो सकता है? ये तस्वीरें देखने के बाद भी तुम ये सोचती हो कि वह तुमसे शादी करेगा? होश में आ जाओ मीनाक्षी। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे सिर्फ वक्त गुजारी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए था, दिल बहलाने के लिए खिलौना चाहिए था। शादी तो उसकी किसी और से तय है। खैर, तुम्हारी ये खुशफहमी भी मैं अभी दूर कर देता हूं। ये कहकर करण ने तुरंत विशाल के नंबर पर कॉल करते ही कॉल स्पीकर पर डाल दी। यार करण, कहाँ रह गया है तू? तुम सब यहां पहुंच चुके हो। तुम कहाँ हो? जल्दी पहुंचो। दूसरी तरफ से विशाल की आवाज कानों में पड्डी तो मीनाक्षी ने न समझे से करण को देखा। कहाँ पहुंचना है? मैं कुछ समझा नहीं यार। करण ने मीनाक्षी की तसल्ली के लिए विशाल से सवाल किया ताकि हकीकत पूरी तरह साफ हो। यार भूल गए हो? आज मेरी सगाई की तकरीब हो रही है मेरी कजन से, इसलिए तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहा। तुम्हें बताया तो था, तुम फिर भूल गए। विशाल की बात सुनकर मीनाक्षी को अपनी सुनवाई पर यकीन नहीं आया था। उसके अंदर का वहम का महल धड़-धाम से गिर गया। लेकिन यार विशाल, वो मीनाक्षी का क्या होगा? करण ने जानबूझकर विशाल से पूछा। उसका क्या होना है यार? ऐसी लड्डाचकियों से पक्का रिश्ता थोड़ी बनाया जाता है। आज इसे अपने घर वालों की इज्जत की परवाह नहीं है, तो कल वो मेरी इज्जत का पास रखेगी। छोड़ो उसे और तुम जल्दी पहुंचो। विशाल ने जवाब दिया। उसके लहजे में बेरुखी और धोखे की डिठाई थी। तुम हक्का बक्का रह गए हो, मगर यार वह तो तुम्हारे साथ ईमानदार थी ना? तुम्हें नहीं लगता तुमने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है? करण ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। मैंने नहीं, बल्कि इस जैसी लड़कियां खुद अपनी जिंदगी खराब करती हैं। लड्डके तो जहां मौका मिलता है वहां ट्राई करते हैं कि शायद वक्त गुजारी के लिए कोई चिद्दिया हाथ लग जाए। अच्छी लड्डकियां कभी भी हम जैसे लड्ढकों को घास नहीं डालती, मगर मीनाक्षी जैसी कम अक्ल लड्डकियां तुरंत से हमारे झांसे में आ जाती हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर? अब तुम उसकी तरफदारी करना छोड़ दो और यहां पहुंचो। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी वही काटेगी जो उसने बोया है। यह कहकर विशाल ने कॉल काट दी थी, जबकि मीनाक्षी अभी तक हैरान, बेजान और परेशान सी खद्दी थी। जिस वहम और सपने में वह अब तक जी रही थी, वह हकीकत नहीं बल्कि सराप था। हकीकत तो बहुत कद्दावी थी जो अब उस पर साफ हुई थी। मीनाक्षी ने करण से अपना मोबाइल वापस लिया और रोते हुए उस बंगले से बाहर निकल आई। उसके जिस्म में कंपी तारी थी। करण उसके पीछे आया और कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। वह उसे घर से कुछ फासिल पर छोड़ देता है। लेकिन मीनाक्षी ने उसकी बात सुनने की बजाय तेज तेज कदम उठाए और मेन रोड पर पहुंचते ही ऑटो लिया और घर आ गई। वह खुद को मलामत कर रही थी। उसके आंसू उसके अपूरणीय नुकसान का सबूत थे। नए सफर की शुरुआत और विश्वास की बहाली। उसी रोज मीनाक्षी ने घर पहुंचकर सबसे पहला काम किया कि विशाल का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने इस झूठी मोहब्बत पर फातिहा परेजकर भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने उसे और नुकसान से बचा लिया। इस वाकये ने उसे तोड़ ढकर रख दिया था, लेकिन साथ ही उसकी आंखें भी खोल दी थीं। विशाल को जब फोन पर और मैसेज पर ब्लॉक किया गया तो उसे 3 रोज बाद यूनिवर्सिटी में इस बेरुखी और संपर्क तोड़ने की वजह पूछने का मौका मिला। मीनाक्षी ने उसे सर्द लहजे में एक ही बात कही। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे कजन से तय कर दिया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। क्योंकि वह इस जैसे घटिया इंसान से कोई बहस नहीं करना चाहती थी और उसे मालूम था कि बहस करने पर उसकी अपनी ही कमजोरी सामने आएगी, क्योंकि गलती सरासर उसकी अपनी ही थी। उसने इस जैसे इंसान पर भरोसा ही क्यों किया?
मीनाक्षी ने अपना मामला भगवान की जात पर छोड़ दिया था। विशाल की डिठाई की यह हद थी कि वह अब भी उसका रास्ता रोककर यही पूछता था कि वह कैसे भूल सकता है उसे। मीनाक्षी उसके ड्रामा पर एक तिरस्कार भरी मुस्कुराहट देती और आगे बढ़ जाती। उसे जवाब देना जरूरी ही नहीं समझती थी। और यूं थोड़े ही अरसे में उनका आखिरी सेमेस्टर भी अपने समापन को पहुंचा। मीनाक्षी ने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया और खुद को इस कड़वे अनुभव से बाहर निकाला। फिर जैसे ही मीनाक्षी के लिए पहला रिश्ता आया, घर वालों को लॉड्का और उसकी फैमिली दोनों ही बहुत पसंद आ गई। उन्होंने थोड़ा सा वक्त लेकर उस लॉड्के के बारे में पूरी जांच पड़ताल की ताकि कोई शक बाकी न रहे। तसल्ली होने पर उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। यूं मीनाक्षी की जल्द ही शादी होकर वह ससुराल सिधार गई। शादी की पहली रात में मीनाक्षी सज धज कर दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। दिल में शर्म, डर और भविष्य की उम्मीद का एक मिला जुला एहसास था। जब कदमों की आहट ने उसे मुतवज्जे किया तो उसकी धड़कनों में एक तूफान बरपा हो गया। दरवाजा बंद होते ही धीरे धीरे वह आहट उसे नजदीक से सुनाई देने लगी। मीनाक्षी निगाहों को झुकाए, पलकों की झालर गिराए बैठी थी जब उसका हमसफर उसके रूबरू आ बैठा। बहुत खूबसूरत लग रही हो मीनाक्षी। यह आवाज तो मीनाक्षी पहले भी सुन चुकी थी। पहचानी हुई आवाज पर उसने बेसाख्ता ही निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा तो वह करण ही था। वह सन्न रह गई। उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला। उसकी हैरानी की वजह थी कि पहली बार जब करण के घर वाले रिश्ते के लिए आए थे, वह साथ नहीं आया था। उसके घर वालों ने माजरात पेश की कि आज उसकी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। करण पढ़ाई के बाद अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था। फिर जब मीनाक्षी के घर वाले उनके यहां लडेचके को देखने गए तो घर वालों ने तो उसे देख लिया था, लेकिन मीनाक्षी इस सारे मामले में वंचित रह गई थी। उसकी भाभी अपने मोबाइल में करण की तस्वीर खींच लाई थी, लेकिन मीनाक्षी ने देखने से साफ इनकार कर दिया कि बस आप लोगों ने पसंद कर लिया है तो ठीक है, मुझे भी पसंद है। मीनाक्षी ने लड़के को देखने से लेकर शॉपिंग तक कम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। उसकी भाभी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? और मीनाक्षी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों से दूर जाने का ख्याल मुझे उदास कर रहा है। उन्हें क्या बताती कि वह एक फरेबी की झूठी मोहब्बत की डसी हुई है। फिर जब लड़के का नाम करण था, ये जानकर भी उसे यह ख्याल नहीं आया कि वह यूनिवर्सिटी वाला करण भी हो सकता है, क्योंकि मीनाक्षी का ध्यान तो उस धोखे और तकलीफ से निकल ही नहीं पा रहा था। वह अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई थी। करण, तुम? मीनाक्षी ने सामने बैठे करण को देखकर हैरत से पूछा। हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत पहले से प्रेम करता हूं, लेकिन कभी इजहार का मौका ही नहीं मिल सका और मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती, इसलिए तुम्हें कैद नहीं किया। जब मुझे इल्म हुआ कि तुम किसी और में दिलचस्पी रखती हो तो मैं पीछे हट गया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने विशाल से दोस्ती की कि उसके करीब रहकर जान सकूं कि वह कैसा इंसान है, और यकीन करो, मुझे जैसे ही इल्म हुआ मैंने तुम्हें उससे दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। फिर जब तुम्हें उसकी हकीकत मालूम हुई तो तुम खुद ही पीछे हट गईं। फिर शिक्षा पूरी होते ही मैंने घर वालों से बात करके तुम्हारी तरफ रिश्ता भेजा और उन्हें भी तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई। खैर, पिछली बातों में कुछ नहीं रखा। भूल जाओ अपने अतीत को और मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ आज, बल्कि अभी से, एक नए रिश्ते का आगाज पूरे दिल से करोगी। करण ने मोहब्बत भरे गहरे लहजे में कहते हुए अपना हाथ मीनाक्षी की जानिब बढ़ाया तो उससे वादा करते हुए मीनाक्षी ने अपना मेहंदी लगा हाथ उसके हाथ में रख दिया। इस लम्हे मीनाक्षी की आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी और धन्यवाद के थे। करण ने उसे अंगूठी पहनाते ही उसके हाथ पर चुंबन दिया, जबकि मीनाक्षी अभी तक हैरान थी कि एक मर्द का इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है। वह उसका अतीत जानकर भी उसे पूरे दिल से कबूल कर रहा था। खैर, मीनाक्षी ने भी पिछली तमाम बातों और यादों को दफन करके करण का साथ दिल से कबूल कर लिया था, और वक्त ने साबित किया कि वह शख्स वाकई उसके साथ ईमानदार था। वाकई उसका इतना बड़ा ज़र्फ था
कि उसने कभी उसे अतीत के हवाले से कोई ताना नहीं दिया। मीनाक्षी बहुत खुश थी और भगवान का शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती थी कि उसने उसे इतने अच्छे इंसान का साथ नसीब किया। उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। वह आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। ईश्वर ने उन्हें अपनी कृपा से नवाजा है और करण भी बहुत खुश है कि उनके घर नन्ही परी आई है। उनके घर का माहौल अब प्यार और हंसी से भरा हुआ था। बच्ची की शॉपिंग करते हुए मॉल में मीनाक्षी को उसकी दोस्त पार्वती मिल गई, जिसे वह तुरंत अपने साथ घर ले आई। दोनों दोस्तों ने जी भरकर गपशप की, पुराने दिनों को याद किया। पार्वती ने उसे बताया कि उसका रिश्ता विशाल के चचेरे भाई अंश से तय हो चुका है और बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। यह सुनकर मीनाक्षी को एक अजीब सी तस्कीन मिली, जैसे जिंदगी के उलझे धागे सुलझ रहे हों। फिर पार्वती ने मीनाक्षी को विशाल का अंजाम बताया, जो उनके लिए एक अप्रत्याशित खबर थी। विशाल ने जिस लड़यचकी से शादी की थी, वह अच्छी लड़याकी नहीं थी। वह शादी के बाद भी किसी से संपर्क में थी और फिर उससे गुप्त मुलाकातें भी करती थी। जब ये बात विशाल को पता चली तो उसने शादी के 2 माह बाद ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब उसने दूसरी जगह शादी की है, लेकिन अब दूसरी पत्नी से भी उसकी नहीं बनती। आए रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। उसकी जिंदगी में चैन नहीं है। तब मीनाक्षी ने दिल ही दिल में सोचा कि दूसरों की जिंदगियों में आग लगाकर इंसान को कहाँ सुकून मिलता है। उसने अपना मामला भगवान पर छोड़ा था और उन्होंने उसके लिए बेहतरीन फैसला किया था। उसे एहसास हुआ कि वह विशाल की बजाय करण को पाकर दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। मीनाक्षी उन तमाम लड़कियों से यह कहना चाहेगी जो यह कहानी देख रही हैं, क्या गो, हर किसी के हिस्से में करण जैसा ज़र्फ रखने वाला मर्द नहीं आता। खुदा के लिए अपने आप को नकाब में छुपे भेदियों से बचाए और गैर शादीशुदा के प्यार में गिरफ्तार न हो कि यह सिर्फ आपकी रुसवाई के कुछ नहीं देगी। सच्चे और ईमानदार रिश्ते हमेशा उसूलों और धर्म पर कायम होते हैं। भगवान हर लड़की की इज्जत को महफूज रखे। पार्वती के जाने के 2 दिन बाद मीनाक्षी घर की सफाई कर रही थी कि उसे कॉलेज के जमाने की एक पुरानी डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसमें वह विशाल के लिए अपने जज्बों और उसके साथ गुप्त मुलाकातों के तमाम विवरण लिखती थी। डायरी देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह अतीत को दफन कर चुकी थी, लेकिन यह डायरी एक भूली बिसरी कड्डवी याद थी। वह उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहती थी, लेकिन एक उत्सुकता ने उसे रोक लिया। उसने डायरी का एक आखिरी पेज पलटा, जहां उसने कोई नई बात नहीं लिखी थी। वहीं अंदर से एक छोटा मुद्दा हुआ कागज निकला। ये पार्वती की हाथ से लिखी हुई एक छोटी सी पर्ची थी, जो उसने शायद आखिरी दिन मुलाकात के दौरान जल्दबाजी में वहां छुपा दी थी। पर्ची पर लिखा था, मीनाक्षी, मैं जानती थी विशाल धोखेबाज है। मैंने करण से कहा था कि वह तुम्हें उससे दूर करे। तुमने मुझे ही गलत समझा, लेकिन मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त हूं। मुझे एक बात का पता चला है, करण ने यह सारी योजना तुम्हारे घर वालों की मर्जी से की थी। करण के खानदान ने तुमसे रिश्ता मांगने से पहले करण के पिता ने तुम्हारे पिता से खुद मिलकर तुम्हारा हाथ मांगा था। जब तुम्हें विशाल से शादी की बात चली थी, तुम्हारे पिता ने उन्हें विशाल से तुम्हारे संबंध के बारे में इशारा दिया तो उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर तुम शादी से पहले विशाल की हकीकत खुद जानकर उससे संबंध तोड़ा लोगी तो वह तुम्हें कबूल कर लेंगे और करण को यह जिम्मेदारी दी। मुझे डर था तुम्हें बताने से कि यह रिश्ता खराब न हो जाए, इसलिए चुप रही। करण बहुत ईमानदार है, उसकी कद्र करना। यह पढ़कर मीनाक्षी के हाथ से डायरी छूट गई। यह सिर्फ विशाल का नहीं, खुद उसके अपने भविष्य का सबसे बड़ा राज था। उसके परिवार ने करण के परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ उसे इस धोखे से बचाया था, बल्कि उसकी गलती के बावजूद उसे एक बाइज्जत रास्ता दिया था। ये बात उसे हैरत और शुक्रगुजारी के गहरे एहसास में डुबो गई। शाम को जब करण ऑफिस से आया तो मीनाक्षी ने उसे शांत अंदाज में वह पर्ची दिखाई। करण, क्या यह सच है? क्या तुम और तुम्हारे माता पिता, क्या तुम दोनों ने मेरे परिवार की मदद से यह सब किया? मीनाक्षी की आवाज में कोई शिकवा नहीं, सिर्फ गहरा प्यार और धन्यवाद था। करण ने आह भरी।
हाँ, यह सच है। मेरे पिता सरदार साहब ने तुम्हारे पिता को वादा किया था कि वह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेंगे। वह जानते थे कि तुम सिर्फ गुमराह हुई हो। वह चाहते थे कि तुम खुद इस हकीकत को जानो, ताकि तुम्हें हमेशा यह न लगे कि तुम्हें किसी साजिश के तहत विशाल से दूर किया गया है। पार्वती को भी इसकी बहुत कम डिटेल्स मालूम थी। मैंने तुम्हें ब्लैकमेलिंग की तस्वीरें दिखाकर, विशाल से कॉल करवाकर, सब इसलिए किया कि तुम्हारी आंखों से वह पट्टी हट जाए। मुझे इस डर से रातों को नींद नहीं आती थी कि तुम कोई गलत कदम न उठा लो और परिवार की इज्जत पर दाग न आ जाए। तुम जानते हो, जिस रात मैं तुम्हें फार्म हाउस ले गया था, वह जगह मेरे पिता की थी और वहां हर लम्हा मेरी माँ और पिता दूर बैठकर हम पर नजर रखे हुए थे। मैं तुम्हें संसार, दुनिया के गर्दो गुबार से बचाना चाहता था और तुम्हें वापस तुम्हारे परिवार के पास सुरक्षित लौटाना चाहता था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे यह सच छुपाया, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास को बहाल करने के लिए जरूरी था। करण ने अपना ज़र्फ दिखाते हुए कहा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत उससे लिपट गई। तुमने मुझे सिर्फ विशाल से नहीं, खुद मेरी अपनी नासमझी से बचाया है और मेरे परिवार के विश्वास को भी बरकरार रखा है। मैं तुम्हारे ज़र्फ की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। एक दिन मीनाक्षी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कुछ धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए, जिनमें उसकी और विशाल की पुरानी मुलाकातों की बातें दर्ज थीं। वह घबरा गई और उसने तुरंत करण को बताया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अच्छी लड़अचकियों का रिश्ता पक्का होता है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी बारी है। ये संदेश विशाल भेज रहा था, जो अब जिंदगी से बिल्कुल हार चुका था और अपने अंजाम का जिम्मेदार मीनाक्षी को ठहरा रहा था। इसी दौरान पार्वती की शादी तय हो गई और वह मीनाक्षी से मिलने आई। विशाल का चचेरा भाई अंश, जो मेरा होने वाला पति है, उसने मुझे बताया है कि विशाल बहुत परेशान है और अक्सर लोगों से तुम्हारे बारे में बात करता है। पार्वती ने बताया। नया मौद्दा अंश, विशाल का कजन, एक बहुत ही भला और गंभीर इंसान था। उसने अपनी मंगेतर पार्वती को विशाल के सारे ब्लैकमेलिंग के सबूत दिखाए थे, जो विशाल ने उससे कुछ अरसे पहले साझा की थे। विशाल दरअसल अंश को अपनी मर्दानी और लड़कियों को नियंत्रित करने की क्षमता दिखा रहा था। अंश ने वह सबूत खामोशी से रख लिए थे। पार्वती, करण और अंश तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अंश ने विशाल को कॉल की और उसे एक झूठी मीटिंग के बहाने शहर से बाहर एक कॉफी शॉप पर बुलाया। कॉफी शॉप पर विशाल मीनाक्षी को देखकर हैरान रह गया। मीनाक्षी ने बड़ी हिम्मत से उसका सामना किया, जबकि करण और अंश कुछ फासले पर छुपकर बैठे थे। तुम्हें क्या लगा था विशाल? क्या तुम दूसरों की जिंदगी तबाह करके सुकून से रहोगे? तुमने मेरे परिवार के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ब्लॉक किया था, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे लिए यह सजा रखी थी। मीनाक्षी ने विशाल की आंखों में आंखें डालकर कहा। विशाल ने फिर से धमकाना शुरू किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे भूल गई हो तुम? उसी लम्हे अंश और करण उसके सामने आ गए। अंश ने अपने मोबाइल से विशाल के ब्लैकमेलिंग के संदेश और तस्वीरों के प्रिंट्स निकालकर उसके सामने रखे। विशाल, तुमने जो तस्वीरें एफकाजर से मुझे दिखाई थीं, वह मेरे पास सबूत हैं। करण ने अपने पिता की मदद से उन तमाम लड़ेचकियों को भी एक एक करके तलाश कर लिया है, जिनकी तस्वीरें तुमने लेकर रखी थीं। हमने उन्हें विश्वास दिलाया है और वह अब एक कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं। तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। करण ने विशाल का कॉलेज वाला फोन जो छीना था, वह भी पेश किया, जिसमें बाकी लौंडकियों के मैसेज थे कि कैसे विशाल ने उनको तस्वीरों से ब्लैकमेल किया था। यह सारी विवरण उसके मोबाइल में दर्ज थी। तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी हकीकत का पता चल चुका है। तुम्हारी दूसरी पत्नी भी तुम्हारे किरदार की वजह से तुम्हें तलाक देने वाली है। तुम अपनी किस्मत का खुद शिकारी हो। यह तुम्हारा अंजाम है। अब तुम्हारा सारा ध्यान खुद को पुलिस से बचाने पर होना चाहिए, करण ने ठोस लहजे में कहा। विशाल की सारी ढिठाई और शेखी हवा हो गई। उसका चेहरा एफक्यू हो गया और वह वहां से रुसवाई की हालत में भाग खड़ाढा हुआ। मीनाक्षी और करण ने अंश और पार्वती का धन्यवाद किया और जिंदगी में आगे बढ़ गए।
इस वाकये ने मीनाक्षी को यह एहसास दिलाया कि उसका पति और उसका परिवार चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। करण ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को सुरक्षित बनाया, बल्कि उसके लिए इंसाफ की जंग भी लड़ी। मीनाक्षी का संदेश अब ज्यादा गहरा था। वह उन तमाम लड़ेचकियों को जो उसकी कहानी सुनेंगी, यह कहना चाहेगी, मेरी बहनों, ये मेरी कहानी है जो प्यार में अंधाधुंध भरोसा करने की गलती और फिर दरिया दिली से निजात की कहानी है। हर किसी के हिस्से में करण जैसा ज़र्फ और मेरा परिवार जैसा समर्थक नहीं आता। गैर शादीशुदा का प्यार एक शराब है, एक अस्थाई खेल है जो हमेशा रुसवाई पर खत्म होता है। सच्चे और ईमानदार रिश्ते उसूलों, परिवार की रजामंदी और इज्जत पर कायम होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में विशाल जैसा कोई भी शख्स है, तो तुरंत संबंध खत्म करें और अपने घर वालों से मदद मांगे। वह आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हमेशा याद रखें, आपकी इज्जत सबसे कीमती है और आपकी असली ताकत आपके विश्वास और चरित्र में है। ईश्वर हर लड़की की इज्जत को महफूज रखे और उन्हें सब्र, समझदारी और आत्मविश्वास प्रदान करे।